बजे कह रहा हूँ कॉल करता हूँ। Alright, hi everyone. Just give me one moment. एक मिनट दो. हाँ. हाँ सर, कैसे हो आप? I am good, बढ़िया. तुम लोग कैसे हो? कैसी रही तुम्हारी छुट्टियाँ? एकदम मस्त सर, रिफ्रेश अच्छी गई। रिफ्रेश हो गए एकदम सब? जी सर। यस सर। यस सर। हाँ सर। बढ़िया. किसी ने कुछ इंटरेस्टिंग किया अपनी छुट्टियों में? सर थैंक यू सर, आपने वो माइंड बिल्डिंग एक्सरसाइजेज नहीं दिए हम लोग को। माइंड बिल्डिंग एक्सरसाइजेस? ये क्या मैथ्स में फिजिक्स में मिलेगा कुछ? अरे नहीं सर, आपने बोला था ना कि अगर होमवर्क नहीं दिया तो फिर आप वो टाइप का कुछ दोगे। अच्छा, माइंड बिल्डिंग ऐसा मैंने नाम थोड़ा ना यूज किया होगा यार. ये तो मतलब बहुत ही हाई फाई नाम हो गया नहीं, आपका. वैसे वैसे ही वही यूज किया था सर आपने। ये गोपाल का रिकॉर्डिंग होगी उसके पास में। सर मैथ्स का तो अच्छा था। फ्राइडे सैटरडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे कुछ काम नहीं दिया, फिर संडे को अचानक से सर ने सारा होमवर्क दे दिया। अच्छा. ऑल राइट. ठीक है. तो अपन ने वैसे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में जहां तक करा था उसका डाउट्स वगैरह डिस्कस कर लिए थे. जी सर। यस यस सर, लास्ट ट्यूसडे। ऑल राइट, ऑल राइट. ठीक है. तो देन वी आर सपोज टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. यस सर। ठीक है. उसका भी डिस्कशन करते हैं. एंड इन द मीन टाइम आप लोगों ने लाइक वो जो पुराने चैप्टर्स थे एटॉमिक और मोल, उनके अपने वो अपडेट कर दिए हैं?
जी सर। Yes, sir. यस सर। बाकी है सर अपडेट करना, आज कर दूंगा। अपडेट कर दो उसको। ऑलराइट, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी व्हिच इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अभी तक अपन ने दो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, इनफैक्ट तीन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज देख ली हैं। एक था Yes, sir. दूसरा आयोनाइजेशन एनर्जी एंड तीसरा क्या था? आयनाइजेशन एंथैल्पी एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी। देखो कैसे तुतला रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एनर्जी बोला किसी ने, मैंने सुना इलेक्ट्रॉन एनर्जी। कौन है वो महान आदमी? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, उसके बारे में पढ़ा था अपन ने। अभी एक नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। इट इज क्वाइट सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, उसके जैसा ही सुनने में लगता है, बट दिस इज डिफरेंट इन द फॉलोइंग वे। इसका डेफिनेशन नोटिस करना, क्या लिखा है? इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन towards itself in covalent bonded molecules. इलेक्ट्रॉन अफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का डेफिनेशन याद है आप लोगों को? It is the affinity to attract electron. उसमें एक प्रॉपर टेक्निकल डेफिनेशन होती थी दैट एक आइसोलेटेड एटम है और उस आइसोलेटेड एटम को आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी या कितनी एनर्जी अब्सॉर्ब होगी, राइट? दैट इज व्हाट वाज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। Yes, sir. है ना? यहाँ पर वैसा कोई टेक्निकल डेफिनेशन नहीं है। यहाँ पर यू डोंट हैव सम एनर्जी रिलीज और एनर्जी अब्सॉर्ब्ड वाला कैलकुलेशन। इट इज अ मोर सब्जेक्टिव डेफिनेशन, ठीक है? टेंडेंसी के बारे में बात कर रहे हैं, सब्जेक्टिव है ये। दैट इट इज अ टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इन कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स, ठीक है? तो यहाँ पर आइसोलेटेड एटम भी नहीं है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो एलिमेंट है उसका जो एटम है वो बॉन्डेड है और बाकी एलिमेंट्स के साथ में भी बॉन्ड बनाया हुआ है, एक मॉलिक्यूल के अंदर है, कंपाउंड के अंदर है। उसमें वो एटम का इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी कैसा है, दैट इज बीइंग कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि H2 का मॉलिक्यूल है। H2 के मॉलिक्यूल में कैसा है? यू हैव वन हाइड्रोजन एटम एंड यू हैव अनदर हाइड्रोजन एटम एंड इनके बीच में दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, राइट? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। अब यहां पर सिचुएशन कैसी है दैट दोनों के दोनों हाइड्रोजन एटम्स आइडेंटिकल है, तो दोनों का जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी है वो बराबर बराबर सा है। So as a consequence, what we understand is that this electron pair is equally shared between the two hydrogen atoms. From a quantum mechanical perspective, quantum mechanical model के perspective से हम लोग कैसा बोलेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, राइट? अपन ने यही समझा था ना, इलेक्ट्रॉन क्लाउड मॉडल। यस सर। We can't Yes, talk sir. about Probability. we can't talk about the exact location of electrons. We can talk in terms of their probability, and that probability based description is this cloud based description. कि यहाँ पर ये दो एटम्स है और उनके अराउंड इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है वो एक लेट्स से रीजन में प्रेजेंट है, उसको हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोल देते हैं। दे आर हाईली लाइकली टू बी फाउंड इन अ रीजन। तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा ये कैसा होगा? यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट इज गोइंग टू बी सिमेट्रिकल इन नेचर। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा इलेक्ट्रॉन का। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों एटम्स आइडेंटिकल है। बट अपन अब जैसे एग्जांपल है HCl का, हाइड्रोजन क्लोराइड का, तो इसमें अगेन सेम सिचुएशन है, हाइड्रोजन एटम और क्लोरीन एटम है और इनके बीच में सिंगल बॉन्ड बन रहा है, ठीक है? सिंगल बॉन्ड बन रहा है और कैसा है ये? इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो ज्यादा शिफ्टेड रहेगा टुवर्ड्स क्लोरीन। क्यों? बिकॉज क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, ठीक है? आपको नहीं पता था,
ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है. दिस वाज नॉट समथिंग व्हिच आई वाज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू. ये मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ दैट क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है. तो क्या होगा, ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये ज्यादा अट्रैक्टेड रहेगा टुवर्ड्स द क्लोरीन एटम. एज अ कॉन्सिक्वेंस यहां पर नोटिस करना, देयर इज एन अनइक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन द मॉलिक्यूल. ऊपर वाले में कैसा था, ऊपर वाले में एग्जाम्पल में H2 में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन था, ठीक है. जो इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी है वो कैसी है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है. बट यहां पर इन केस ऑफ HCl मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी है, राइट, वो क्लोरीन की तरफ ज्यादा शिफ्ट होती है. तो एज अ कॉन्सिक्वेंस अगर हम इसमें नोटिस करें कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ठीक है, अगर मुझे रिप्रेजेंट करना हुआ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो मैं उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कुछ इस तरीके से ड्रॉ करना चाहूंगा दैट शोज दैट देयर इज मोर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन. जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था उसकी ज्यादा मिलने की चांस, उसके ज्यादा मिलने का प्रोबेबिलिटी इज अराउंड क्लोरीन एज कंपेयर टू अराउंड हाइड्रोजन. तो उसकी वजह से ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज आ जाएगा. यहां पर हम लोग बोलेंगे, ठीक है, नोटिस करना, ऑन द क्लोरीन साइड वी से दैट देयर इज पार्शियल नेगेटिव एंड, बिकॉज इस तरफ इलेक्ट्रॉन्स मिलने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, एज कंपेयर टू द हाइड्रोजन साइड जिसको हम लोग बोलेंगे पार्शियल पॉजिटिव एंड, राइट. तो कैन यू सी यहाँ पर ऑपोजिट चार्जेस क्रिएट हो रहे हैं. There is a distribution of charge which is not equal. Yes, sir. तो इस केस को हम लोग बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल. पोलर मतलब यहाँ पे दो पोल्स आ गए, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, ठीक है, जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल बोला जाता है ना. सर उस सिंबल का मतलब क्या है? दैट डेल्टा, दिस इज डेल्टा, ठीक है. एक तो आपने ये वाला डेल्टा पढ़ा है, यस सर. एक ये भी हाँ. डेल्टा है, ये भी डेल्टा कहलाता है, ओके सर. ठीक है. डेल्टा बोल लो या फिर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज या पार्शियल नेगेटिव चार्ज बोल लो, ठीक है. अब ऐसा होने की वजह से, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस हैपनिंग a lot of properties of the molecule gets influenced because of such polar nature and non-polar nature. There are many properties which get influenced. जैसे एक property I think आप relate कर पाओगे, something from your junior classes only. आपने solubility के बारे में पढ़ा है, solubility in water, Yes, sir. Yes. Yes, sir. right? तो H2 गैस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस जो है वो वाटर में बहुत कम सॉल्युबल होती है, ठीक है. वेयर एज HCl गैस वाटर में बहुत ज्यादा सॉल्युबल होती है. वन ऑफ द important factors, there are many factors but one of the most important factors which decides this is the fact that HCl is a polar molecule. HCl में ऐसे चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है. whereas H2 में कैसा है, यहां पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इसको नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहेंगे. दिस इज वन एग्जांपल. there are many other properties also which get influenced because of this polar or non-polar nature of molecules, which is based upon the fundamental property of electronegativity. So it becomes very, very important for us to study this fundamental property called electronegativity and how it influences a lot of other physical as well as chemical properties. ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन समझ में आया इस प्रॉपर्टी का, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का. Yes, sir. Yes, sir. ग्रेट. Excuse me. हाँ हाँ बोलो, कुछ डाउट है?
सर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा क्यों है? हाँ, वो चीज अब मैं आपको समझाऊंगा। अब एक बार पहले प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग देखेंगे व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग दैट प्रॉपर्टी। सर एक क्वेश्चन था। हाँ सर इज नॉन मेटालिक कैरेक्टर सिमिलर टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? हाँ, सो एक तरीके से थोड़ा टाइम बाद आप डिस्कस करोगे। हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ज्यादा एसोसिएट करते हैं विद नॉन मेटल्स, बिकॉज नॉन मेटल्स आल्सो हैव अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, वैसे ही जो मेटल्स होते हैं उनकी कैसी टेंडेंसी रहती है टिपिकली? लूज लूज इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स। टू लूज इलेक्ट्रॉन। लूज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो उनके लिए टर्म यूज किया जाता है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। ठीक है, बट आप नोटिस करना, मैं इस चैप्टर में इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी वर्ड खास कुछ यूज नहीं करूंगा। आई विल ओनली फोकस ऑन द वर्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और मैं ऐसा बोल दूंगा कि नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है। ठीक है, अदरवाइज ये एक टर्म यूज करा जाता है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, विच इज सिग्निफाइंग द मेटालिक कैरेक्टर, बट कम ही हम लोग यूज करेंगे उसका। ठीक है, अच्छा, कमिंग बैक आफ्टर दिस introduction, after understanding what electronegativity is, there are ways to actually compute electronegativity. There are some methods that have been designed to compute or come up with this electronegativity का value, कि एक एलिमेंट का कैसा होगा, किसी एलिमेंट का कम होगा, किसी एलिमेंट का ज्यादा होगा, तो किसका कम किसका ज्यादा, वो डिसाइड करने के लिए एक तरीका है। ठीक है, एज सच 3 तरीके हैं। देयर इज 3 ways. पॉलिंग्स वे, पॉलिंग स्केल कहते हैं उसको। देयर इज मुलिकन स्केल, एंड देयर इज थर्ड वन विच इज कॉल्ड एज एलर्ड-रॉचो स्केल। ठीक है, मैं अभी आप लोगों को 2 ही पढ़ाऊंगा इन योर क्लास नोट्स। देयर इज पॉलिंग स्केल एंड मुलिकन स्केल, ये 2 मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, दोनों इंपॉर्टेंट है। पॉलिंग स्केल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर कहीं पर कुछ बोला नहीं जा रहा है, कुछ बताया नहीं जा रहा है, स्पेसिफाई नहीं करा जा रहा है, तो दिस इज द डिफॉल्ट। ठीक है, दिस इज द स्केल जिसके टर्म्स में डिस्कशन हो रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं पॉलिंग स्केल। ठीक है, अच्छा, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है, ऑल्दो आपको थोड़ी देर बाद पता पड़ेगा, समझ में आएगा। ठीक है, पॉलिंग स्केल और मुलिकन स्केल के बीच का डिफरेंस। ठीक है, स्टार्टिंग में मैं लिख दे रहा हूं, बट समझ में थोड़ी देर बाद आएगा। पॉलिंग स्केल जो है वो रिलेटिव मेजर है, मुलिकन स्केल एब्सोल्यूट मेजर है। ठीक है, आपको समझ में नहीं आएगा कि रिलेटिव मेजर और एब्सोल्यूट मेजर क्या होता है, रुक जाओ, थोड़ी देर बाद आएगा। पॉलिंग स्केल जो है दैट इज बेस्ड अपॉन बॉन्ड एनर्जी डेटा, whereas Mulliken scale is based upon ionization energy and electron affinity data. ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी तो आपको समझ में आ ही चुका है क्या होता है। Yes, sir. ठीक है, बॉन्ड एनर्जी इज आल्सो समथिंग व्हिच इज नॉट दैट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड, एज सिंपल एज दैट। सिंपल टर्म्स में बॉन्ड एनर्जी को मैं क्या बोल सकता हूँ? बॉन्ड एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज बॉन्ड एनर्जी। नाउ ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट रहेगा थोड़े टाइम में, बट अपफ्रंट हाईलाइट करके रखना जरूरी है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में लिख दिया। अब हम पहले देखते हैं पॉलिंग स्केल, कि पॉलिंग स्केल कैसे हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताता है। राइट, जैसे यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है दैट पॉलिंग स्केल इज बेस्ड अपॉन बॉन्ड एनर्जी, एंड बॉन्ड एनर्जी इज व्हाट? बॉन्ड एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड। अच्छा, अब यहां पर नोटिस करना, एक जनरल आइडिया है आपको बॉन्ड एनर्जी के बारे में। आयोनिक बॉन्ड्स और कोवेलेंट बॉन्ड्स में किनका एनर्जी ज्यादा होता है? आयोनिक का बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होता है। ठीक है, दिस इज बेस्ड अपॉन ऑब्जर्वेशन of many ionic compounds and covalent compounds around us.
दैट आयोनिक बॉन्ड्स का एनर्जी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कोवेलेंट बॉन्ड्स. नाउ डू यू ऑल्सो रिमेंबर आयोनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो जाता है, एक कटायन और एक अनायन बन जाता है. Yes, sir. Ions बन जाते हैं. Yes, sir. और कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होता है. Yes. Yes, sir. इतना Sir. बेसिक्स, आई एम अज्यूमिंग इतना बेसिक्स आप लोगों को आता है. Yes, sir. ओके. अब नोटिस करना दैट जब दो एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, लाइक ये एटम्स है, एक ए है और एक बी है, इनके बीच में एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स इनके बीच में शेयर हो रहे हैं. एंड अज्यूम कर लिया हमने, ठीक है, से करके लिख रहे हैं, अज्यूमिंग कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन ए. तो फिर ये इलेक्ट्रॉन पेयर किधर शिफ्टेड रहेगा? बी की तरफ. B की तरफ. बी की तरफ. B की तरफ. ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव एंड रहेगा और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव एंड रहेगा. राइट, पोलर नेचर आ जाएगा, ये है कि नहीं? हाँ सर. इलेक्ट्रॉन क्लाउड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एसिमेट्रिकल हो जाएगा, है ना. अच्छा, अब नोटिस करना ये जो पोलर नेचर आया, ठीक है, जो पार्शियल चार्जेस आए, इसकी वजह से बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाता है. क्यों? बिकॉज हमने नोटिस किया ना, आयोनिक बॉन्ड्स और कोवेलेंट बॉन्ड्स में आयोनिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होते हैं. राइट, ये जो चार्जेस आए, इन चार्जेस की वजह से जो अट्रैक्टिव इंटरैक्शन है या जो बॉन्ड है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गया बिटवीन ए एंड बी, है कि नहीं? Yes. Yes. राइट, तो यहां पर नोटिस करना, हम लोग एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं. कंक्लूजन कैसा ड्रॉ कर सकते हैं? दैट जो एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी है बिटवीन ए एंड डी, एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी जो एक्सपेरिमेंट से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, which is because of the electronegativity difference between A and B, ये जो bond energy है, this should be greater than a theoretical estimate of bond energy of AB, जहां पर हम assume करें that there is no electronegativity difference between A and B. क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? Yes, sir. Yes. दोबारा ध्यान से सुनना, लेफ्ट हैंड साइड पर जो एक्चुअल ए और बी के बीच में बॉन्ड एनर्जी है वो मैंने लिखी हुई है. ठीक है, एक्चुअल रियलिटी रियल वर्ल्ड में तो कैसा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है ना ए और बी के बीच में, तो उसकी वजह से ये पार्शियल चार्जेस आ रहे होंगे और उसकी वजह से बॉन्ड एनर्जी मेरी बढ़ गई होगी. ठीक है, सो दिस शुड बी ग्रेटर देन अ थ्योरेटिकल बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी, जहां पर हम ये अज्यूम कर रहे हैं. ठीक है, इसलिए मैं इसको थ्योरेटिकल बोल रहा हूँ बिकॉज अज्यूम करके लिखना पड़ रहा है दैट देयर इज नो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी. अच्छा, अब इसके बाद में मैं ये स्टेटमेंट भी लिख सकता हूं दैट जो डिफरेंस है दोनों के बीच में, बॉन्ड एनर्जी ए बी एक्सपेरिमेंटल माइनस बॉन्ड एनर्जी ए बी थ्योरेटिकल, that should be related to the electronegativity difference only. जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा उतना ज्यादा बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगा, क्योंकि पार्शियल चार्जेस बढ़ जाएंगे ना. ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा तो ये पार्शियल चार्जेस भी बढ़ जाएंगे, पार्शियल चार्जेस बढ़ जाएंगे तो बॉन्ड एनर्जी और बढ़ जाएगी. राइट, सो आई कैन सेफली से दैट बॉन्ड एनर्जी ए बी एक्सपेरिमेंटल इज more than bond energy AB theoretical, and जितना difference होगा इनके बीच का that will be
related to electronegativity difference? Yes, sir. Now, अब ये जो बॉन्ड एनर्जी एक्सपेरिमेंटल है, ये तो कहाँ से कैलकुलेट होती है? एक्चुअल एक्सपेरिमेंट से। मतलब मैं क्या करूंगा, ठीक है, ए बी का मॉलिक्यूल लूंगा और इस पर फोटॉन्स थ्रो करूंगा, और कौन सी फ्रीक्वेंसी का फोटॉन ये बॉन्ड को ब्रेक कर पाएगा वो नोट करूंगा, और फिर उससे मैं एनर्जी ऑफ फोटॉन निकाल लूंगा और उससे बोल दूंगा कि ये मुझे बॉन्ड एनर्जी का आइडिया दे रहा है, कितना बॉन्ड एनर्जी होगा। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट से कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेशन। व्हाट अबाउट दिस थियोरी, थियोरेटिकल एबी? इसके बारे में हम लोग क्या करें? तो यहां पर आप नोटिस करना, इसके लिए अब एक एस्टिमेट लेना पड़ता है, क्योंकि ये तो हम लोग थियोरेटिकल है, तो इसको एस्टिमेट कैसे लेते हैं? तो यहाँ पर ये एस्टिमेट लेने का तरीका आपके सामने कुछ इस तरीके से रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक एडिशनल पॉइंट आपको बता रहा हूं। बॉन्ड एनर्जी डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स। ठीक है, आपको केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में ये बताए जाएंगे फैक्टर्स। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है साइज ऑफ एटम, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है साइज। देन उसके बाद में और भी फैक्टर्स आते हैं, लाइक मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी मतलब सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, देन यू हैव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आल्सो। और भी फैक्टर्स आते हैं लाइक परसेंटेज, एस कैरेक्टर। ठीक है, और भी फैक्टर्स आते हैं, ठीक है, जो अभी आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज द साइज ऑफ द एटम। ठीक है, तो यहां पर आप नोटिस करोगे कि अगर लेट्स से एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको H2 का बॉन्ड एनर्जी दे दूं और Cl2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड एनर्जी दे दूं, ये दोनों मॉलिक्यूल्स का मैं एक्सपेरिमेंटली स्टडी कर सकता हूं, राइट? H2 का बॉन्ड एनर्जी दे दूं और Cl2 का बॉन्ड एनर्जी दे दूं, और आपसे बोलूं HCl का बॉन्ड एनर्जी क्या होगा। ठीक है, एक्सपेरिमेंट नहीं करने को दूं, एस्टिमेट करने के लिए दूं, तो आप बोलोगे कि सर H2 का मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड एनर्जी है और Cl2 के जो मॉलिक्यूल का बॉन्ड एनर्जी है, उसके बीच में ही कहीं पर ये HCl का बॉन्ड एनर्जी होना चाहिए। इज इट फेयर टू से कि इट शुड बी समवेयर बिटवीन H2 एंड Cl2 का बॉन्ड एनर्जी के बीच में? सर ये इसके लिए ना कि जब कोई वो डिफरेंस नहीं है, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, तब के लिए ना। हाँ हाँ, जो एस्टिमेट करने के लिए मैं बोल रहा हूँ आपको। हाँ फिर, हाँ सर। मतलब एक सेफ गेस जो मुझे करना होगा वो मैं यही बोलूंगा कि जो बॉन्ड एनर्जी ऑफ AB है
इट इज समवेयर इन बिटवीन बॉन्ड एनर्जी ऑफ AA एंड BB के बीच में कहीं पर होगा, यस सर। Yes. राइट। तो यहाँ पर उसको लिया जाता है एज ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन सुना है आपने वर्ड पहले? हाँ सर, आज सर, आज ही सर, सीखा। आज ही पढ़े थे बताया। हम। ठीक है, तो कई इसमें पहले एक्चुअली अरिथमेटिक मीन लिया था। ठीक है, जो ओल्डर वर्जन्स थे इस एस्टिमेशन के, उसमें अरिथमेटिक मीन लिया था, सिंपल दोनों के बीच का एवरेज ले लिया था, राइट। बट बाद में फिर थोड़ा और अच्छा एस्टिमेट मिला जब ज्योमेट्रिक मीन लिया गया। ज्योमेट्रिक मीन प्रोवाइडेड अ बेटर एस्टिमेट। ठीक है, तो यहाँ पर वी डिसाइड टू टेक बॉन्ड एनर्जी A और B के बीच में जो थ्योरेटिकल है एज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ज्योमेट्रिक मीन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ AA एंड बॉन्ड एनर्जी ऑफ BB। ठीक है, सो यहाँ पर बेस्ड अपॉन एक्सपेरिमेंटल डेटा, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा किस किस का एक्सपेरिमेंटल डेटा, एक तो AB का एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड एनर्जी और फिर AA का और BB का बॉन्ड एनर्जी। बेस्ड अपॉन दिस डेटा ये जो प्रोपोर्शनैलिटी है इसको स्टडी किया गया और ये हमारे सामने रिजल्ट है, दैट डेल्टा EN। ठीक है, ये रिजल्ट आपको ध्यान में रखना है, दैट डेल्टा EN is equal to 0.208 times under root of bond energy AB experimental minus bond energy AB theoretical। और ये bond energy AB theoretical क्या है, जैसा अपन ने ऊपर सीखा, how do we estimate this? This is taken as the geometric mean of bond energy of AA and bond energy of BB। Sir, why is partial charges causing the experimental data to increase? वही मैंने बताया ना, ionic bonds और covalent bonds में you understand that ionic bonds are stronger। Sir, but bond change थोड़ी हो रहा है। नहीं नहीं, बॉन्ड चेंज नहीं हो रहा, बट यहाँ पर आप नोटिस कर रहे हो आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड में अंतर क्या होता है, एक के अंदर होता है इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट ट्रांसफर, कटायन अनायन बनता है, और एक में होता है इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग, राइट। तो अब यहाँ पर आपने नोटिस करा दैट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस यहाँ पर यू कैन से आयोनिक कैरेक्टर आ रहा है, पार्शियल चार्जेस जनरेट हो रहे हैं। Yes, sir. राइट, तो ये आयोनिक कैरेक्टर बढ़ने से क्या हो रहा है, बॉन्ड एनर्जी बढ़ जा रही है। अभी समझ में आया? Sir. राइट, और उसी का हम लोग रिलेशनशिप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से एक्सप्लोर कर रहे हैं, और ये रिलेशनशिप हमें समझ में आता है दैट डेल्टा EN। ठीक है, डेल्टा EN यहाँ पे मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे मॉड वैल्यू ले रखा है। मॉड वैल्यू क्योंकि मुझे ये नहीं पता ना कि किसका कम किसका ज्यादा। ठीक है, पहले से तो नहीं पता मुझे A का कम है कि A का ज्यादा है, तो मॉड यहाँ पे ले रखा है, कितना इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, इज इक्वल टू 0.208 अंडर रूट ऑफ बॉन्ड एनर्जी एक्सपेरिमेंटल AB माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ AA एंड बॉन्ड एनर्जी ऑफ BB। राइट, सो कल को लेट से अगर मुझे इस फॉर्मूला को अपने इस एग्जाम्पल में अप्लाई करना होता जो ऊपर अपन ने डिस्कस किया, वी डिस्कस्ड एन एग्जाम्पल नो, HCl वाला। हाँ। तो यहाँ पर अगर मुझे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन डेल्टा EN, ठीक है, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, मुझे पता नहीं है किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन का मॉड। ठीक है, इज इक्वल टू 0.208 टाइम्स क्या लिखना चाहिए यहाँ पर, बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl जो कि हम लोग एक्सपेरिमेंट से निकाल रहे हैं। ठीक है, HCl का मॉलिक्यूल एनालाइज करके, माइनस अंडर रूट ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2 मॉलिक्यूल टाइम्स बॉन्ड एनर्जी ऑफ Cl2 मॉलिक्यूल। समझ में आया? यस सर। अच्छा, इसमें यूनिट्स का ध्यान रखना होगा। ठीक है,
ये जो 0.208 यूज करा जा रहा है, ये कब वैलिड है? जब ये बॉन्ड एनर्जीज किलो कैलोरी पर मोल में लिखी जाए, ठीक है, इन द यूनिट्स ऑफ किलो कैलोरी पर मोल। तो अगर डेटा किलो जूल पर मोल में दिया हुआ है तो पहले उसको किलो कैलोरी पर मोल में कन्वर्ट करो और फिर इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करना, तो आपका सही आंसर आएगा। अच्छा, नोटिस करना, ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला है, ठीक है, ये मुझे क्या बताता है? कि क्या मुझे हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बता रहा है? नहीं सर, किसी का No, भी नहीं sir. था डिफरेंस। ना तो हाइड्रोजन का बता रहा है ना क्लोरीन का बता रहा है। क्या बता रहा है? इन दोनों का डिफरेंस। The difference between them. ठीक है, मुझे डिफरेंस ही बता पा रहा है। तो इससे मुझे क्या हो रहा है, आप नोटिस करोगे जो मैंने यहाँ ऊपर लिखा था कि मुझे एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं मिल रही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। आई एम नॉट गेटिंग कि एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी है, मुझे क्या मिल रहा है? रिलेटिव वैल्यूज, मतलब एक के रेस्पेक्ट में दूसरे का कितना कम या कितना ज्यादा है। समझ में आया ये? Yes, sir. रिलेटिव मेजर वर्ड का मतलब, ठीक है। तो Yes, sir. यहाँ पर द अबव फॉर्मूला गिव्स अ मेजर ऑफ डेल्टा En, ठीक है। A reference value of En equal to 4 was assigned to the most electronegative element, that is fluorine, and based upon that electronegativity of other elements was calculated, ठीक है। सो यहाँ पर मुझे एब्सोल्यूट वैल्यू तो नहीं मिल रही थी किसी की भी, बट फिर क्या डिसाइड करा कि ऐसा करते हैं दैट एक किसी एलिमेंट की वैल्यू को असाइन कर देते हैं कि ये हमारा रेफरेंस हो जाएगा, एंड दैट चॉइस ऑफ रेफरेंस वाज फ्लोरीन। फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 4 असाइन करा। 4 क्यों असाइन करा? ठीक है, इसके पीछे भी कोई बहुत भारी सा लॉजिक नहीं है। दे जस्ट डिडंट वांट एनी नेगेटिव वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जो हाईएस्ट है उसको 4 असाइन कर दिया, जो लोएस्ट है वो ऐसे 0.5, 0.6, 0.7 के आसपास आ जाता है, ठीक है। तो इसके लिए इसको 4 वैल्यू असाइन करा बाय कन्वेंशन, एंड उसके हिसाब से फिर बाकी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कैलकुलेट कर लिया गया। नाउ अब यहां पर ध्यान देना, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए ना तो कोई ट्रेंड्स मैं आपसे कराऊंगा, ना मैं एक्सेप्शंस आपसे कराऊंगा, ठीक है। इसमें ऑफ कोर्स ट्रेंड भी होता है और एक्सेप्शंस भी होते हैं, बट इस पीरियोडिक प्रॉपर्टी के लिए ना तो ट्रेंड ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना एक्सेप्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज ऑफ सर्टेन इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। तो यहां पर आप ध्यान देना, और ये कुछ वैल्यूज हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। They will be very very helpful in future discussions. Fluorine is the most electronegative, उसका वैल्यू 4 असाइन करते हैं। देन उससे कम सेकेंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ऑक्सीजन एटम की, विच इज 3.5, ठीक है। क्लोरीन, नाइट्रोजन, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट बराबर होती है, दैट इज 3। ब्रोमीन, आयोडीन कम होती जाती है 2.8 एंड 2.5 रेस्पेक्टिवली। सल्फर एंड कार्बन ऑलमोस्ट सिमिलर 2.6। फॉस्फोरस एंड हाइड्रोजन सिमिलर सी 2.1। एंड अल्कली मेटल्स जो होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज आर टिपिकली लेस देन 1, ठीक है। ये वैल्यूज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। आज के आज एकदम से नहीं होगी, बट धीरे धीरे विद टाइम आपके सामने बार बार ये एलिमेंट्स और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिस्कशन आएगा, तो आप ये ऑटोमेटिकली ध्यान में रखने लग जाओगे, ठीक है। इतना पार्ट क्लियर है? Yes, sir. तो ये पॉलिंग स्केल में किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है पॉलिंग स्केल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कैलकुलेशंस को लेकर? सर जो ज्योमेट्रिक मीन आएगा सर वो
तब आएगा ना, उसको अस्यूम किया है कि उसमें बीच में कोई डिफरेंस नहीं है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। हाँ, दैट्स अ थियोरेटिकल एस्टिमेट। ओके सर। Sir, हाँ, sir, if we like assume the reference value like for fluorine instead of 4 and 5, instead of 4 if we take it as 5, then the other values will change. So यस, will it make a difference in the calculation? Like नो, मतलब जो फॉर्मूलाज अपन ने डिजाइन किए हुए हैं वो आगे मैं आपको कुछ कुछ फॉर्मूलाज कराऊंगा, वो फॉर्मूलाज इस रेफरेंस के ऊपर बेस्ड है। अगर आप रेफरेंस का वैल्यू चेंज कर दोगे तो फॉर्मूलाज को स्लाइटली मॉडिफाई करना पड़ेगा। okay sir. ठीक है, ऑलराइट। अब नोटिस करना मुलिकन स्केल ऑल्सो। ठीक है, मुलिकन स्केल ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जैसा मैंने ऊपर आपको बताया था, इट इज बेस्ड अपॉन द डेटा ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, राइट। तो मुलिकन ने क्या बोला? मुलिकन ने बोला दैट, ठीक है, मुलिकन का थॉट प्रोसेस जो था वो कुछ इस तरीके से था दैट लेट्स से वी टॉक अबाउट HCl एज अ मॉलिक्यूल, है ना। तो HCl एज अ मॉलिक्यूल में जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है वो कैसे बनता है? एक हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके आता है और क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेके आता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। अब जो खुद का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, खुद का जो इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन का, उसको अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी आयोनाइजेशन एनर्जी से डिफाइन होती है। उससे मैं रिलेट कर सकता हूं ना। खुद के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, हाँ सर। ठीक है, और फिर कोई एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है, किसी और दूसरे इलेक्ट्रॉन, आउटर कोई इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को मैं किससे डिफाइन कर सकता हूं? एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी से डिफाइन कर सकता हूं। ठीक है, सो मुलिकन ने बोला कि टेकिंग दिस सिंपल आइडिया इनटू अकाउंट, मुलिकन सेड दैट वी कैन एक्चुअली राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी as a combination of ionization energy and electron affinity of an atom. And he came up with a very simple calculation that electronegativity can be written as ionization energy plus electron affinity of an element divided by 2. इस formula में the value of ionization energy and electron affinity that you have to put is in EV per atom, electron volts per atom. ठीक है, and electron affinity will be the mod value. ठीक है, तो this is an absolute measure. Absolute measure कैसे हो गया ये? किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर कैलकुलेट करना है तो हम उसका आयोनाइजेशन एनर्जी और उसका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी लेंगे and we add them up and divide by 2, we should get a electronegativity value of that element. Now what happened is, यहाँ पर ध्यान से नोटिस करना that this measurement actually correlated very well with Pauling scale data. जो पॉलिंग ने मतलब खूब मेहनत करके बॉन्ड एनर्जी के साथ में रिलेट करके एकदम सोच के वैल्यूज निकाली थी, तो मुलिकन स्केल की जो वैल्यू है वो पॉलिंग स्केल के साथ में काफी अच्छे से कोरिलेट करी। कोरिलेट करने का मतलब, पॉलिंग स्केल ने बताया जिन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मुलिकन स्केल ने भी बताया कि उन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। पॉलिंग स्केल ने बताया जिन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, मुलिकन स्केल ने भी बताया उन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है।
In fact, mathematically, they both actually got related in a very good way. इनके बीच में एक फॉर्मूला भी तैयार हो गया, that electronegativity in Pauling scale is so well related with Mulliken scale that they can be mathematically related by the following formula. That electronegativity in Pauling scale of an element is equal to electronegativity in Mulliken scale divided by 2.8. ठीक है, समझ में आया Mulliken scale का calculation and how it relates to Pauling scale? Yes, sir. ठीक है, तो ये भी अपन ध्यान में रखेंगे that there is another scale of electronegativity called as Mulliken scale, which is an absolute measure and is based upon ionization energy and electron affinity data of an element, and it correlates very well with Pauling's data as well. ठीक है, however calculation में by default हम लोग डेटा जो यूज करेंगे वो कौन सा यूज करेंगे? Pauling scale का. ठीक है, कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है तो इट इज Pauling scale का डेटा that is going to be extensively used. All right, तो अब आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज अ डेफिनेशन क्या होता है, एज अ कैलकुलेशन क्या होता है, समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, so now let's move on to the factors which affect this electronegativity. ठीक है, आई थिंक काफी ऑब्वियस से फैक्टर्स हैं. सबसे इंपॉर्टेंट दो फैक्टर्स जो आप लोगों को आइडिया होगा, साइज अगर बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी, और Z इफेक्टिव बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी. ठीक है, क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर. तो अगर साइज बड़ा हो जाएगा तो मतलब जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो न्यूक्लियस से काफी दूर हो जाएगा, तो उसको अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी. सिमिलरली अगर Z इफेक्टिव बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी. ठीक है, इसके अलावा भी देयर आर टू मोर फैक्टर्स. ठीक है, एक फैक्टर आप नोटिस करना विच इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन स्टेट. ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर यहां पर आप वैलेंसी नोटिस करो. ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है वो ऐसे आपको बाद में पढ़ाया जाएगा, एक अलग से चैप्टर रहेगा जिसमें वी विल टॉक इन डिटेल अबाउट व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट एंड हाउ इट इज कैलकुलेटेड. बट अभी के लिए यू कैन सिंपली थिंक ऑफ इट एज वैलेंसी ओनली. करेक्ट? तो इसमें आप नोटिस करोगे अगर किसी एलिमेंट का वैलेंसी, पॉजिटिव वैलेंसी या जो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो बढ़ जाता है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ जाएगी. एंड काफी ऑब्वियस है, मान लो Fe, Fe2+, Fe3+, इनके बीच में मुझे कंपैरिजन करना है तो Fe3+ की इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी ना, खींचने की. क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज अक्वायर कर रहा है, लाइक इसकी वैलेंसी +3 दिख रही है यहाँ पर. ठीक है, सिमिलरली अगर नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाएगी लाइक O-, O2-, तो O2- का ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है तो उसको इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी ना. राइट, सो इट इज फेयरली ऑब्वियस. अभी आपके लिए इतना समझना बस काफी है, बाकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा वो मैं बाद में और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा. ठीक है, एक और फैक्टर रहेगा यहाँ पर, फोर्थ फैक्टर, जो कि आपको अभी बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, which is called as percentage S character of hybrid state. ठीक है, परसेंटेज S character of hybrid state क्या होता है ये हम लोग केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में ही देखेंगे. अभी के लिए बस यहाँ पे नोट्स लिखने के हिसाब से लिख देते हैं, कंप्लीशन के हिसाब से. ठीक है, शायद
कुछ बच्चों ने जिन्होंने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रखा हो, हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ रखा हो, उन लोगों को फिर भी स्ट्राइक हो जाए, बट आई एम अज्यूमिंग 90% 99% भी हो सकता है बच्चों को ये नहीं पता है, ठीक है, बट दैट्स ओके। इज दिस क्लियर? Yes, sir. सर तो ये आपके फैक्टर्स हो, ठीक है। अच्छा, इन फैक्टर्स के ऊपर मोटा मोटा कैन यू लाइक प्रिडिक्ट कि कैसा ट्रेंड होगा? Sir, across a period increasing or down Across a the period तो डाउन द increase. ग्रुप डिक्रीज। एक ब्रॉड ट्रेंड हो जाएगा अक्रॉस अ पीरियड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Increases. Down the group decreases. डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ब्रॉड ट्रेंड है आपके सामने, राइट, ठीक है। ब्रॉड ट्रेंड ही आपको याद रखने की जरूरत है, ठीक है। इसमें ज्यादा आपको डोंट नीड टू गेट इनटू एनी एक्सेप्शंस और थिंग्स, ठीक है। एंड ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है आप लोगों के लिए, जैसे मैंने पहले बताया, Molecular और police के. जो वैल्यूज हैं एक्सेप्शंस की, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए, ध्यान में रखना, ठीक है। Yes, sir. यस सर। सर 10th में हमारा पूरा चैप्टर ऐसे ही था, क्रॉस अ पीरियड डिक्रीज, इंक्रीजेस, डाउन अ ग्रुप डिक्रीजेस, सारे अलावा कुछ नहीं था सर, properties थे। एक्सेप्शंस भी सब सिर्फ सर साइंस में सबसे वो अच्छा हीलियम का चैप्टर दिया था था। पीरियोडिक। हाँ, ठीक है। तो ये मोटा मोटा ओवरऑल ट्रेंड है, बट ट्रेंड से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या रहेगा, जैसे मैंने बताया, वैल्यूज ध्यान में रखना, ठीक है। जो रिमेंबर द सिलेक्ट वैल्यूज जो मैंने ऊपर डिस्कस करी है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रॉपर्टी खत्म हो गई, ठीक है। अब 10th क्लास थोड़ी ना है ये, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पार्ट एक्चुअली में शुरू होगा। तो जहां पर एक्सेप्शंस वगैरह की दिक्कत नहीं है, वहां पे कुछ और दिक्कत क्रिएट की जाएगी, और आपके साथ में आप डिस्कस किए जाएंगे एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कुछ 5-6 एप्लीकेशंस रहेंगे, बट दे विल फॉर्म द क्रक्स ऑफ आवर डिस्कशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सर क्रक्स मतलब? क्रक्स मतलब होता है कि एकदम कोर, मेन पार्ट। ओके सर। सो यहां पर नोटिस करना, सबसे पहला एप्लीकेशन नेचर ऑफ बॉन्ड एंड परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर, ठीक है। तो यहां पर जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था, दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से पार्शियल चार्जेस जनरेट होते हैं, है ना। जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है वो अनइक्वल हो जाता है, एक तरफ पार्शियल चार्जेस आ जाते हैं, एक तरफ पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस आते हैं, एक तरफ पार्शियल नेगेटिव चार्जेस आते हैं, ठीक है। इनफैक्ट यहाँ पे आप नोटिस करोगे, अगर हम लोग ऑब्जर्व करें इन पीरियोडिक टेबल, अगर एलिमेंट्स के बीच में हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस रहता है, ठीक है, जैसे सबसे लेफ्ट हैंड साइड पर कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले कौन से एलिमेंट्स हो गए? अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स। और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले राइट हैंड साइड पे हो जाएंगे, दैट इज हेलोजेंस। Halogen. ठीक है। तो
इनके बीच में टिपिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इतना ज्यादा होता है दैट ये आयोनिक बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं। तो रादर देन शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स दे आर लाइक कि तुम इलेक्ट्रॉन दे दो और तुम इलेक्ट्रॉन ले लो। जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एक्सट्रीम नहीं होता, काफी बड़ा नहीं होता, वहां पर कैसा होता है, दोनों का ऐसा होता है कि यार मुझे भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, दूसरा एटम बोलता है नहीं मुझे भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, देन बोथ कॉम्प्रोमाइज एंड से कि चलो ठीक है लेट्स शेयर, एंड दैट काइंड ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड व्हाट काइंड ऑफ बॉन्ड? कोवैलेंट, Covalent. पोलर। ठीक है। ऑफ कोर्स देयर विल बी एक्सेप्शंस ऑलवेज। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर एक HF का एक्सेप्शन है, ठीक है, जो कि आप ध्यान में रखना। HF में कैसा रहेगा, काफी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है। फ्लोरीन का कितना था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू? 4 का कितना था? 2.1 2.1। तो इनके बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस डेल्टा EN इज इक्वल टू 1.9 इज स्टिल क्वाइट हाई। ठीक है, बट HF is still found to be a covalent molecule. ठीक है, बाकी जैसे अल्कली मेटल्स और फ्लोरीन हो गया, तो उनके बीच में कैसा बनता है, यू फाइंड आयोनिक बॉन्ड्स बिकॉज ऑफ द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। हैविंग सेड दिस, ठीक है, यहां पर नोटिस करना this electronegativity difference between the elements can be used to empirically calculate the percentage ionic character in covalent bonds. What do I mean by this? Percentage ionic character in covalent bonds? For polar nature, Right, तो जैसे मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि ये आयोनिक नेचर, आयोनिक कैरेक्टर क्या होता है इन कोवेलेंट बॉन्ड्स के अंदर। तो यहां पर हमने देखा था दैट ड्यू टू डेल्टा EN, ड्यू टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, क्या हो जाता है, पार्शियल चार्जेस आर जनरेटेड, है कि नहीं? Partial charges are generated in a covalent molecule, ठीक है, covalent bonded molecule, and this is what is called as ionic character in covalent bond. समझ में आया? अब इसका जो एक एम्पेरिकल फॉर्मूला निकल के आया वो कुछ इस तरीके से आया, यहाँ पे आप नोटिस करना that this percentage ionic character, कितना परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर रहेगा एक कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर, द फॉर्मूला केम आउट टू बी 16 टाइम्स mod of delta EN plus 3.5 times डेल्टा EN का स्क्वायर। ठीक है, डेल्टा EN इज व्हाट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द कंबाइनिंग एटम्स। सर आप एक बार वापस एक्सप्लेन कर सकते हो? हाँ, तो जैसे यहां पर आप नोटिस करना, मैं यहां पर जैसे एग्जांपल ले रहा हूं NaCl का, ठीक है, तो या चलो मैं NaCl का नहीं लेता हूं, मैं ऐसे बोलता हूं कि H प्लस एंड Cl माइनस, ये एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल हो गया आपके सामने, दैट कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, 100% आयोनिक। हाँ सर। सर
ठीक है, if there is a complete shift of electron. But what we are seeing in reality is there isn't a complete ionic bond. There is in fact a covalent bond that gets formed between hydrogen and chlorine. But there are partial charges that get generated. क्यों? Because the electrons are shifted towards chlorine, but not completely. So यहाँ पर what we will say is that there is some ionic character in this covalent bond. Yes. Right? तो वो कितना ionic character है? 10%, 20%, 50%, 80%. How much of this partial charge gets generated? उसका एक एस्टिमेट अगर हमें निकालना है तो वो डेल्टा EN के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा. जितना ज्यादा डेल्टा EN होगा तो उतना ही ये जो मेरा आयोनिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज करेगा. हाँ सर. राइट. सो यहाँ पर यही चीज मैं बता रहा हूँ. द डेल्टा EN, द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, कैन बी यूज्ड टू एम्पेरिकली कैलकुलेट the percentage ionic character in covalent bonds. ठीक है. As delta EN increases, percentage ionic character in a covalent bond क्या होगा? Increase करेगा. हाँ सर. Yes sir. And this is the relationship. This is the empirical relationship based upon experimental data. ठीक है. This is the result जो आपको ध्यान में रखना है. That percentage ionic character is 16 times delta EN plus 3.5 times delta EN का square. ठीक है. And ये जो electronegativity values है ये कौन से स्केल में लेनी है? Pauling scale. Pauling scale. So what do you mean by empirical? What do I mean by what? Empirical, sir, you are saying that this is will give Empirical. Empirical मतलब like it's not robust. थोड़ा approximated है. Okay sir. ठीक है. All right. And of course, percentage covalent character will be 100 minus percentage ionic character. वो तो आप जज कर ही सकते हो. अच्छा. Then second application is related to bond strength and bond length. ठीक है. Actually, bond length अगले उसमें टॉपिक बना के लिखते हैं. पहले यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ ही लिखते हैं. बॉन्ड स्ट्रेंथ और डेल्टा EN का रिलेशनशिप आपने पहले ही सीख लिया था, ऊपर देख लिया था. जो लिखाया था मैंने डेल्टा EN बॉन्ड एनर्जी थ्योरेटिकल और बॉन्ड एनर्जी एक्सपेरिमेंटल के बीच का रिलेशनशिप. Yes sir. राइट. Yes sir. तो यहाँ पर हम लोग एक सब्जेक्टिव डिस्कशन ये कर सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ता है तो उससे बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाती है. अच्छा. नोटिस करना बॉन्ड लेंथ के बारे में. ठीक है. बॉन्ड लेंथ क्या होता है? डेफिनेशन बॉन्ड लेंथ की क्या रहेगी? The distance between the bond. Sir, twice होगा ना? Bond length will be the distance between the nucleus of the atoms that are forming bonds with each other. हाँ sir. है कि नहीं? So there are certain atoms जो आपस में बॉन्ड बनाते हैं, तो उनके न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग बॉन्ड एनर्जी बोल देते हैं. सॉरी, बॉन्ड लेंथ बोल देते हैं. तो अब नोटिस करना. ठीक है.
जब हमने स्टार्टिंग में रेडियस डिस्क्राइब करे थे, रेडियस ऑफ एटम डिस्क्राइब करे थे, तो उसमें आपको याद है जैसे अगर मुझे हाइड्रोजन एटम का रेडियस डिस्क्राइब करना होता था तो वो मैं कैसे लिखता था, H2 का मॉलिक्यूल लूंगा और उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको डिवाइड बाय 2 करके रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम बता दूंगा, है कि नहीं। और Yes, sir. जैसे मैं क्लोरीन का मॉलिक्यूल लूंगा तो उसमें भी मैं क्या करूंगा, ठीक है, उसमें भी मैं क्या करूंगा, क्लोरीन का मॉलिक्यूल लूंगा और दोनों के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस निकालूंगा और डिवाइड बाय 2 करके बोल दूंगा कि ये क्लोरीन का रेडियस हो गया, है कि नहीं। Yes, sir. ऐसे करेंगे, राइट। अब अगर मैं आपसे पूछूं दैट हाइड्रोजन और क्लोरीन अगर आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है, तो दिस शुड बी इक्वल टू रेडियस ऑफ हाइड्रोजन प्लस रेडियस ऑफ क्लोरीन। Yes, sir. राइट, ऐसा लग रहा है आपको, ऐसा होना चाहिए, हाँ सर, मैं यही सोच रहा Yes, sir. है ना। रेडियस ऑफ हाइड्रोजन प्लस रेडियस ऑफ क्लोरीन जो है वो मेरा डिस्टेंस बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन के न्यूक्लियस का होना चाहिए। बट व्हाट एक्चुअली हैपेंस इज दैट जो डिस्टेंस है वो इससे थोड़ा कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से इनके बीच में पार्शियल चार्जेस जनरेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये और ज्यादा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्या बताया मैंने? बिकॉज ऑफ डेल्टा En, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, what happens is that these partial charges attract each other and the distance between the two nuclei shrink. समझ में आया? Yes, sir. सर हाँ, तो अब एक मुझे पूरा कर लेने दो। तो नाउ यहां पर कितना ज्यादा श्रिंक होंगे, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा उतना ज्यादा श्रिंक होंगे। Yes, sir. तो यहाँ पर उसका भी एक रिलेशनशिप है, दैट दिस d, that is the distance between hydrogen and chlorine atom, is equal to radius of hydrogen plus radius of chlorine minus 0.09 times the electronegativity difference between them. ठीक है, एंड ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये किस स्केल में लेनी है? ठीक है, पॉलिंग स्केल की वैल्यूज यहाँ पे आप डालोगे। ठीक है, और जो रेडियस और डिस्टेंस रहेंगे वो एंगस्ट्रॉम की यूनिट में रहेंगे। ठीक है, उसके लिए 0.09 टर्म या 0.09 फैक्टर यूज करा जा रहा है। ठीक है, ये स्टेटमेंट रीड कर लो। ये स्टेटमेंट वही है जो अभी मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था आपसे। हाँ, इन द मीन टाइम क्या डाउट पूछ रहे थे? can you explain the reason again for the radius of H plus radius of Cl to be greater than the distance? The reason behind Radius of hydrogen plus radius of chlorine is greater than the distance between the large. correct, because यहाँ पर because of the electronegativity difference between the hydrogen and the chlorine atom, क्या हुआ है यहाँ पर? partial charges generate हुआ। Yes. partial charges generate होने की वजह से क्या हो रहा है, ये इनके बीच का जो अट्रैक्शन है, दोनों एटम्स के बीच का अट्रैक्शन वो बढ़ गया। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, दोनों न्यूक्लियस और पास आ जाएंगे। Yes, sir. So जो डिस्टेंस है that will be lesser than the estimate
that we would have made by just simply adding the two radius. Okay, sir. ठीक है. All right. तो ये एक फॉर्मूला भी ध्यान रहेगा आपको. Yes, sir. ठीक है. नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं. ठीक है. दिस वाज now the fourth application, which is related to the nature of oxides. Now this is something before I start with this, ठीक है, ये स्टेटमेंट आप रीड करो. ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है फ्रॉम योर जूनियर क्लासेस. अबाउट द नेचर ऑफ ऑक्साइड्स. Yes, sir. मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं वो टिपिकली बेसिक होते हैं, राइट. एंड जो नॉन मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं वो टिपिकली बेसिक होते हैं, सॉरी एसिडिक होते हैं. Yes. अब ये जो टेंडेंसी थी, ये जो ऑब्जर्वेशन थी, दिस एक्चुअली रिलेट्स टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज अ प्रॉपर्टी. कैसे वो रिलेट करेगा वो मैं थोड़ी देर में समझाता हूं, बट उसके पहले अपन पहले ये जो ट्रेंड है एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर का वो थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं. क्या ट्रेंड है यहाँ पे नोटिस करना. द डिफरेंस बिटवीन डेल्टा EN, ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कंबाइनिंग एलिमेंट अगर बढ़ जाता है, then the basic nature of oxide increases, or you can say the acidic nature of the oxide decreases. अगर एलिमेंट और ऑक्सीजन के बीच का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है डेल्टा EN, वो अगर ज्यादा होगा, किस केस में ज्यादा होगा, मेटल्स एंड ऑक्सीजन के केस में या फिर नॉन मेटल्स एंड ऑक्सीजन के केस में. मेटल्स एंड Metals. ऑक्सीजन. मेटल्स एंड ऑक्सीजन के केस में. तो कैसा रहता है, आप नोटिस करोगे दैट अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा होता है तो आपका ऑक्साइड बेसिक रहता है, और अगर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम रहता है, किस केस में कम रहेगा, नॉन मेटल्स और ऑक्सीजन के बीच में, तो आपका ऑक्साइड एसिडिक नेचर शो करेगा. ठीक है. ऐसा क्यों. तो यहां पर इस चीज को हम समझते हैं थ्रू, लेट मी जस्ट पेस्ट दिस. ठीक है, एक मिनट दो मुझे, लेट मी डू सम जगलिंग. ये आई थिंक पहले आ जाएगा.
ओके, सो यहां पर ये एग्जांपल नोटिस करना, that what results in this nature of oxides to be acidic or basic. जैसे आपने नोटिस किया होगा सोडियम का ऑक्साइड Na2O, ठीक है, ये कैसा ऑक्साइड बनता है, एसिडिक की बेसिक? बेसिक। राइट, कैसे पता पड़ता है? जब हम इसको पानी में डालते हैं, राइट, तो पानी में डालने पर ये NaOH बनाता है, एंड दिस NaOH splits into Na plus and OH minus ions, है कि नहीं? And because of this OH minus ion, we find that this is a basic oxide. वैसे ही अगर कोई नॉन मेटल का ऑक्साइड है, जैसे Cl2O7 है, ठीक है, ये क्लोरीन का ऑक्साइड हो गया, इसको हम पानी में डालते हैं तो क्या होता है? It forms HClO4 which splits into H plus and ClO4 minus ion, right? And because of this H plus हम लोग क्या बोलते हैं कि we have an acidic solution, Yes, sir. right? अब ऑक्साइड पानी में मिलाने पर बेस दे रहा है कि एसिड दे रहा है, ये चीज मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. दैट इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इज व्हाट एक्चुअली प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल. ठीक है, नाउ हाउ दैट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, उसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा आपके सामने. तो यहां पर मैं NaOH का और HClO4 का लोएस्ट स्ट्रक्चर बना रहा हूं. ठीक है, लोएस्ट स्ट्रक्चर मतलब आपने इसमें जूनियर क्लास में सुना होगा ना, लोएस्ट स्ट्रक्चर क्या होता है? Yes, sir. Yes, Thought, sir. sir. नहीं सर, अरे ऐसे मत बोलो यार, सुना तो होगा इसे लोएस्ट सर स्ट्रक्चर. इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर करके कुछ. हाँ हाँ हाँ, वही वही वही, सर उसको लाइंस में भी रिप्रेजेंट किया आपने. करेक्ट. तो मैंने यहाँ पर आप नोटिस करोगे ये NaOH का बनाया, ठीक है, ये Na है, ये O है और ये H है. ठीक है, देन ये मैं HClO4 का भी बना रहा हूँ, ये H का एटम है, ठीक है, ये O का एटम है, फिर सिंगल बॉन्ड क्लोरीन का एटम है, फिर यहाँ पर ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के एटम्स है अराउंड द क्लोरीन एटम्स. ठीक है, ये मैंने HClO4 का भी स्ट्रक्चर आपके सामने बना दिया. ठीक है, आपको नहीं आता था ये बनाना, ये मुझे आता है. आप लोग भी सीख जाओगे जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ोगे. अभी मैंने बना के रख दिया आपके सामने. ठीक है, नाउ अब नोटिस करना, यहां पर इफ आई आस्क यू टू कम अप विद द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज, ठीक है, आपको हाइड्रोजन की याद है कितनी थी? 2.1 सर. 2.1. ठीक है, ऑक्सीजन की 3.5. 3.5. सोडियम अल्कली मेटल है, लेस देन 1 होती है लगभग. Less than Yes. यस सर. अच्छा, देन ऑक्सीजन की वैल्यू याद है आपको कितनी थी? सर 3.5. 3.5. 3.5. और क्लोरीन की 3. राइट 3 थी. अब यहां पर नोटिस करना कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, H2O के मॉलिक्यूल्स, वो भी पोलर नेचर के होते हैं. पोलर नेचर क्यों? बिकॉज यहाँ पर ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन के कंपैरिजन में, है ना. तो यहाँ पर जो वाटर का मॉलिक्यूल है उसमें भी कैसा रहता है, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्टेड रहता है. तो यहाँ पर ऑक्सीजन के पास में पार्शियल नेगेटिव एंड रहता है और हाइड्रोजन के पास में कैसा रहता है, पार्शियल पॉजिटिव एंड. तो वाटर मॉलिक्यूल कैसा हो गया? वाटर मॉलिक्यूल खुद पोलर नेचर का हो गया, है कि नहीं?
Yes, sir. अब यहां पर नोटिस करना, जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है टू ब्रेक अ बॉन्ड विच इज ऑल्सो पोलर, विच इज ऑल्सो हैविंग हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. व्हाई? बिकॉज ऑपोजिट चार्जेस जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है कि नहीं? ये समझ में आ रहा है? H2O molecules are polar in nature, ठीक है, and have a tendency to break a more polar bond. Why? Because interaction of opposite charges releases energy. ये अपन पढ़ चुके ना पहले भी. हाँ सर. तो आपने ये भी पढ़ा होगा ना, वाटर पोलर होता है, उसके अंदर पोलर सब्सटेंस ज्यादा अच्छे से डिसॉल्व होते हैं एज कंपेयर टू नॉन पोलर सब्सटेंस. Yes, sir. Yes, Yes, sir. So can you give an example? जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एग्जांपल बताया था दैट H2O कैसा है, H2O पोलर है, ठीक है, ये H2O का ऐसा बॉन्डिंग होता है, ठीक है, H आपको अभी शेप से मतलब नहीं है, ठीक है, शेप डजंट मैटर, आपको चाहिए तो आप ऐसे भी बना लो, ठीक है. इसमें क्या होगा, ये पार्शियल नेगेटिव एंड होंगे और ये पार्शियल पॉजिटिव एंड होंगे, ठीक है. तो वाटर मॉलिक्यूल कैसा हो गया, पोलर. थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था अबाउट H2 कैसा रहता है, नॉन पोलर, क्योंकि देयर इज नो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस. व्हाट अबाउट HCl? Polar. राइट, HCl पोलर था क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होता है. तो हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं कि पोलर में अच्छे से डिसॉल्व हो जाते हैं. क्यों? बिकॉज ये ऑपोजिट चार्जेस आपस में इंटरेक्ट करेंगे ना, जो इसका पार्शियल नेगेटिव एंड है वो इसके पार्शियल पॉजिटिव एंड के साथ में इंटरेक्ट करेगा, राइट, या फिर इसका जो पार्शियल पॉजिटिव एंड है वो इसके पार्शियल नेगेटिव एंड के साथ में इंटरेक्ट करेगा, है कि नहीं? Yes, sir. एंड जो नॉन पोलर होते हैं वो पोलर में इतने अच्छे से डिसॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है. क्यों? क्योंकि वाटर बोलता है कि मुझे मेरे साथ के जो दूसरे H2O मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ ही ज्यादा मजा आ रहा है, वो भी पोलर मैं भी पोलर, तू नॉन पोलर, तू दूर जा. समझ रहे हो? मॉलिक्यूल लेवल पर भी भेदभाव होता है. H2O और H2O के मॉलिक्यूल्स बोलते हैं यार हम लोग आपस में खुश है ना, ये H2 कहाँ से आ रहा है बीच में, ये नॉन पोलर जबरदस्ती हमारे चार्जेस के इंटरेक्शन को डिस्टर्ब कर रहा है, इसको निकालो यहाँ से. तो उसको डिसॉल्व ही होने देते हैं. तो ऐसा होता है that polar and polar substances interact well with each other because when opposite charges interact with each other energy release होता है. एनर्जी रिलीज होने से क्या होता है, स्टेबिलिटी आती है, ठीक है. तो यहां पर नोटिस करना यही चीज ऑब्जर्व होती है when we look at that H2O molecules, ठीक है, which are themselves polar in nature, they have a tendency to break a more polar bond. जहां पे ज्यादा डेल्टा EN होगा उसको वो ब्रेक करने की टेंडेंसी शो करेंगे. तो यहाँ पे ऊपर अगर मैं आपसे पूछूं Na और O के बीच में वर्सेस O और H के बीच में कहां पर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है? and O. O के बीच में. तो वाटर जो है ये बॉन्ड को ब्रेक करने की टेंडेंसी ज्यादा करेगा. हाँ सर. कॉन्सिक्वेंस क्या बनेगा, Na+ एंड OH-. OH-. ठीक है. वैसे यहाँ पर अगर आप नोटिस करो क्लोरीन और ऑक्सीजन के बीच का डेल्टा EN और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का डेल्टा EN, तो कहाँ पे ज्यादा पार्शियल चार्जेस होंगे, कहाँ पे ज्यादा पोलर बॉन्ड होगा? Oxygen and hydrogen. ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच में. तो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल इस बॉन्ड को ज्यादा ब्रेक करने की टेंडेंसी शो करता है
एज अ कॉन्सिक्वेंस यहाँ पर आपका H प्लस और ClO4 माइनस बनता है। तो ये बेसिक सोल्यूशन आ जाता है और ये एसिडिक सोल्यूशन आ जाता है। So do you understand how the acidic or basic nature of oxides is related to the electronegativity difference? Yes, sir. ठीक है, अब ये स्टेटमेंट आपको समझ में आ रहा है that why it happens? हाँ sir. अगर ऑक्सीजन और एलिमेंट के बीच में डेल्टा EN कम है, राइट, जैसा ये HClO4 के केस में है, ऑक्सीजन और एलिमेंट के बीच में, एलिमेंट क्लोरीन है और ऑक्सीजन के बीच में डेल्टा EN कम है, राइट, तो ये कैसी टेंडेंसी करेंगे? ऐसे वाले ऑक्साइड्स ये आपका एसिडिक सॉल्यूशन बनाने की टेंडेंसी शो करेंगे। दे विल फॉर्म एसिडिक सॉल्यूशंस। और अगर एलिमेंट और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस हाई है, जैसे Na और O के बीच में था, तो ऐसे ऑक्साइड्स पानी में डिसॉल्व करने पर कैसा सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करेंगे? बेसिक सॉल्यूशन, राइट। तो ये एप्लीकेशन समझ में आ रही है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करेंगे बट नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना डिस्कशन काफी है। Yes, Sir. thank you, sir. Bye, sir. Thank you. Thank Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir, the Sir. energy released, sir, the energy released in the interaction of the opposite charges releases energy, and that energy is used in breaking of bonds. Yes, absolutely. So ionization percentage is for bonds or for compounds? Well, अभी जो हम लोग देख रहे हैं वो एक सिंपल बॉन्ड के लिए देख रहे हैं, एंड आपने नोटिस करा होगा मैंने जो कंपाउंड भी यूज करा हुआ ऐसे यूज करा है, दो ही एटम। ठीक है सर, वाटर जो है मतलब अपने से ज्यादा अगर वाला पोलर नेचर का होगा तो ही उसको ब्रेक करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। अपने से ज्यादा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मतलब जो भी पोलर नेचर का होगा वो जिसमें हाँ, उसके साथ इंटरेक्ट करेगा, वहां से एनर्जी रिलीज होगी एंड उससे बॉन्ड ब्रेक होगा। ओके Sir, हाँ, sir, if we involve reactions where oxygen is not involved, and from that we want to know the electronegativity difference and determine whether it's basic or acidic, then how do we do it? नहीं, वो अलग टॉपिक रहेगा। अभी जो टॉपिक है दैट इज एट हैंड इज नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। आई विल टॉक अबाउट व्हाट यू आर सेइंग, ठीक है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। हाइड्रा एसिड्स या ऑक्सी एसिड्स का जो कैटेगरी है, आई विल टॉक अबाउट इट बट नॉट राइट नाउ। राइट नाउ आई वांटेड टू फोकस ऑन दिस टॉपिक व्हिच इज नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। Okay, sir. Sir, and we are using oxygen because it reacts with most of the elements and it's electronegative. Like, yeah, मतलब like you can ask me sir question, sir, why just nature of oxide, why not hydride, why not halide? Well, we will discuss them but in order of priority of importance. Oxides were more important to understand. sir, and another note I was having, sir, instead of oxygen, if we use fluorine, like difference between electronegativity of fluorine and combining element, like how will it be? Can we determine like that also, the basic nature or acidic nature? मतलब nature of fluorides आप पूछना चाह रहे हो? Yes, sir, because like fluorine also is electronegative, no? So highly electronegative. So the difference will also give us a understanding whether we can determine whether it's basic. So I will be talking about acidic nature and basic nature of certain other compounds also, right? But in due time. Right now I wanted to focus on oxygen only. Okay, sir. Okay, sir. Thank you. So can you send a recording of that revision lecture? The last part was really helpful. रिकॉर्डिंग वाला? अच्छा, मैंने तो उसका वो नोट्स भी नहीं भेजा ना आप लोगों को। नहीं सर। हाँ, मैं उसका नोट्स भेज देता हूँ आप लोगों को। एंड वेव फंक्शन का पार्ट बहुत अच्छा था। हाँ, मैं वो नोट्स भेज देता हूँ एक बार पहले, उसमें से आपको समझ में आ जाएगा। Yes. ठीक है, ऑल राइट, एनी अदर क्वेश्चंस? चलो ठीक है, देन लेट्स क्लोज टुडेज डिस्कशन।
थैंक यू गाइस, मैं होमवर्क शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, वो ट्राई करना।